Hello and welcome to Study Station. This is me, Danish Aziz. Hope so you people are doing well and enjoying a very happy and healthy life. Dear subscribers, as you know, we had uploaded our first video regarding our last story, A Farewell to Arms. तो इसके रिलेटेड जो पहली हमारी वीडियो थी अबाउट द नॉवलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे, तो उसकी जो बायोग्राफी थी वो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट कर दिया था। तो जिस तरह हमने एक ट्रेडिशन बनाई हुई कि हम हर एक पार्ट को हर एक चीज को अलग अलग अपलोड करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस नॉवल। इस नॉवल के रिलेटेड बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर 9 थिंग्स। इस वीडियो के अंदर हम 9 चीजों को डिस्कस करेंगे एंड बिलीव मी these 9 things will be so much helpful for this novel। इस नॉवल के लिए ये जो 9 चीजें हैं आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं। तो वो 9 चीजें कौन सी है, पहले हम उन चीजों को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। इस नॉवल का जो टाइटल है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट यॉनरा। इस नॉवल का यॉनरा क्या है उसको डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर कि इस नॉवल का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेटिंग कि ये जो नॉवल है वो कहाँ पे परफॉर्म किया गया था और कब परफॉर्म किया गया था। देन वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू कि जो स्टोरी हम तक पहुंचती है वो किसके जरिए पहुंचती है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट द मेजर वन अबाउट द कैरेक्टर्स। तो जो एक स्टोरी की जान होते हैं किरदार, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर कैरेक्टर्स वी विल डिस्कस अबाउट द थीम्स। जिन चीजों के गिर्द पूरी कहानी घूम रही होती है उनको डिस्कस करेंगे। And then we will discuss about the symbols, and the last one we will discuss about motives. So these are the 9 things that we will cover in this video इंशाल्लाह। तो ये 9 चीजें वो हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी डी व्यूवर्स, so let's get started with the point number 1 which is the title significance। तो आपकी स्क्रीन पर इस नॉवल का जो टाइटल है वो ये रहा, A Farewell to Arms। इस टाइटल को समझने के लिए आपको 3 चीजें जहन में रखनी पड़ी और 3 चीजें आपने जहन में रख ली तो ये टाइटल है वो आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 1, आप जो देखते हैं वो टाइटल का जो फर्स्ट लेटर है वो आपको आर्टिकल नजर आ रहा है, आ या ए। अब ये जो आर्टिकल ए है या आ है, अगर आपको आर्टिकल्स के रूल्स का पता है तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये जो आर्टिकल यूज किया जाता है ये जनरल चीजों के लिए यूज किया जाता है। जब आपने हर एक चीज को हर एक चीज को आपने किसी भी चीज के अंदर शुमार करना होगा। जब आप कोई बात कर रहे हो और अपनी बात के अंदर हर एक चीज को इंक्लूड करना चाहते हैं, तब आप जिस आर्टिकल का यूज करते हैं वो आप इस आर्टिकल का यूज करते हैं। इट मीन्स के इस टाइटल को जो हम सिंबलाइज कर सकते हैं, इस टाइटल के अंदर जो हम बात करेंगे वो हम ओवरऑल बात करेंगे, किसी चीज को सिग्निफाई करके बात नहीं करेंगे, किसी चीज को स्पेशल बना के हम उसकी बात नहीं करेंगे। इट मीन्स कि जो आपका टाइटल है वो जनरल है, वो हर एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, फेयरवेल। फेयरवेल क्या होते हैं जी? फेयरवेल कहते हैं जी अलविदाई। जब आप किसी अलविदाई तकरीब जो होती है या जब आप किसी को खैर आबाद कह रहे होते हैं, जब आप किसी को चीज को खुदा हाफिज कह रहे होते हैं, जब आप एक चीज से दूर जा रहे होते हैं तो वो फेयरवेल होती है। हाँ, फेयरवेल एक अलविदा। टू आर्म्स, द वेरी इंपॉर्टेंट आर्म्स। आर्म्स का जो मतलब वो आपने दो तरह से समझना है, जो आपके टाइटल सिग्निफाई जो कि आपके टाइटल को सिग्निफाई करेगा। नंबर 1, आर्म्स। आर्म्स जो आपके ह्यूमन बॉडी के लगे होते हैं। तो ये जो सिंबल है ना बेसिकली आर्म्स, ये आपके लवर या आपके बिलवर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। द फेयरवेल टू आर्म्स। फेयरवेल टू आर्म्स मीन्स कि जो आपका बिलवर्ड है या जो आपका लवर है वो आपसे जुदा हो रहा है, उसकी या मौत हो रही है या आपके दरमियान सेपरेशन होगी जिसकी वजह से वो आपसे जुदा हो रहा है। तो यह है जी आपका पहला टाइटल की सिग्निफिकेशन कि आपका जो महबूब है वो आपसे जुदा हो रहा है। नंबर 2, आर्म्स। आर्म्स कहते हैं जी वेपन्स को। मिलिट्री फोर्सेस या आर्मी जो फौज वेपन्स यूज करती है उसको आर्म्स कहते हैं। इट मीन्स कि देयर इज अ ब्लड शेड, देयर इज डिस्ट्रक्शन, देयर इज डेथ। मीन्स कि इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं और आप उस चीज से दूर जाना चाहते हैं। आप उसको फेयरवेल कहना चाहते हैं, जंग को फेयरवेल कहना चाहते हैं, मौत को, खून खराबे को, इन तमाम चीजों को आप फेयरवेल कहना चाहते हैं। तो एक आपके टाइटल का सिग्निफिकेंस है वो ये भी बनती है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर तीनों चीजें समझ में आ गई हैं, एक आपका आर्टिकल, दूसरा लवर और बिलव्ड का अलहदा होना और तीसरा
वॉर से आप दूर जाना चाहते हैं या वॉर को आप खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो तीन चीजें आपके टाइटल को सिग्निफाई करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टाइटल की सिग्निफिकेंट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर टू थिंग। दूसरी जो हमारी चीज आ जाती है वो आ जाती है जॉनरा। हमें तो जॉनरा, अब इस स्टोरी का जो जॉनरा वो एक नॉवल है। अब नॉवल क्या होता है, ड्रामा की तरह नॉवल लिखा हुआ तो होता है लेकिन ये स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं किया जाता। ये सिर्फ हमारे पास एक रिटन स्क्रिप्ट ही होती है, लिखी हुई चीज होती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो एक बुक के बराबर लेंथ होती है। ऐसी लिखी हुई चीज जो कि एक बुक के लेंथ के बराबर होगी वो आपका बेसिकली नॉवल बनता है। अब नॉवल के अंदर ये क्या चीज है, नॉवल के अंदर बेसिकली आपको दो तरह की चीजें मिलेगी। नंबर वन, इट इज अ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल एंड नंबर टू इज अ रोमांटिक ट्रेजेडी। एक तो ये जो नॉवल है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, मीन्स के जो राइटर है वो अपनी हालात जिंदगी के बारे में बताता है। जो जो कुछ उसकी जिंदगी में हुआ, जो जो कुछ उसने अपनी जिंदगी के अंदर फेस किया, कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी हर्डल्स, कौन सी डिफिकल्टीज या कौन से भी अच्छा वक्त बुरा वक्त उसने अपनी जिंदगी के अंदर देखा, वो सारी की सारी चीजें जो राइटर है वो उसने अपने इस कहानी के अंदर, इस नॉवल के अंदर डाल दी, जिसकी वजह से इसको ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी कहते हैं। दूसरी जो चीज आपने सामने वो ये सामने कि इट इज रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी क्या होता है कि जिसके अंदर लव के भी एस्पेक्ट हों और उसके साथ साथ मौत के भी एस्पेक्ट हों, मौत भी पाई जाए और उसके साथ मोहब्बत भी पाई जाए, तो वो आपकी रोमांटिक ट्रेजेडी होता है। ये दोनों चीजें ही आपको इसके अंदर मिलेगी। लव के एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे थ्रू करेक्टर्स और एंड पे उन्हीं करेक्टर्स की मौत को भी आप देखेंगे, जिसकी वजह से ये एक रोमांटिक ट्रेजेडी बनती है। तो ये जी आपका यौनरा। यौनरा के अंदर आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो नॉवल लिखा गया था इट वाज रिटन इन 1926 एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1929। 1926 के अंदर इसको लिखा गया था और 1929 को इसको पब्लिश करवाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो दूसरा एस्पेक्ट है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर थ्री। नंबर थ्री के अंदर हमारे पास आ जाता है जी सेटिंग। सेटिंग बेसिकली आपका वक्त होता है और आपकी जगह होती है कि किस वक्त और किस जगह पे जो आपकी स्टोरी वो परफॉर्म की जा रही है। अगर हम वक़्त की बात करें, टाइम की बात करें, तो टाइम जो हमारे पास इस स्टोरी का आता है वो वर्ल्ड वॉर 1 का आता है। वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई थी वो 1914 से लेके 1918 तक हुई थी। लेकिन इस स्टोरी का जो आगाज़ होता है वो 1950 से ले 15 से लेके 1918 1915 से लेके 1918 का जो वक़्त है वो इस कहानी के अंदर बताया गया। देन वी हैव द प्लेस। जो प्लेस है वो मेनली तो हमारे पास दो ही आएंगे, नंबर वन इज इटली एंड नंबर टू इज स्विट्जरलैंड। ये दो मेन प्लेसेस जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती हैं, मीन्स कि यहाँ पे जो नॉवल है वो परफॉर्म किया जाता है। लेकिन दूसरी प्लेसेस भी हमारे पास आएंगी, जिस तरह आपके पास हॉस्पिटल आएगा, बैटलफील्ड आएगी, माउंटेन्स आएंगे, रिजॉर्ट्स आएंगे, मिलान आएगी, इस तरह की और दूसरी भी जगह वो आपके इस नॉवल का हिस्सा है। जी ये थे जी नंबर थ्री। उम्मीद करता है कि तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। सो लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर फोर। नंबर फोर पे आ जाता है जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है जी कि किस चीज के जरिए, जिसके जरिए कहानी आप तक पहुंचाई जाती है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इस कहानी के अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू यूज किया गया वो फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज की गई। क्योंकि यौनरा के अंदर हमने पढ़ा था कि जो नॉवल है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जब राइटर अपनी जिंदगी के बारे में बताएगा। जब कोई बंदा अपनी ही जिंदगी के बारे में बताता है तो बेसिकली आई और वी का यूज करता है। तो इसलिए इसकी जो नरेशन है, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर है, मीन्स के आई और वी का यूज किया गया। ये थी जी आपकी चौथी चीज। अब बात कर रहे थे जिसके स्ट्रक्चर की, विच इज नंबर फाइव। स्ट्रक्चर एक साखत होती है, एक शक्ल होती है कि किस शक्ल के जरिए कहानी हम तक पहुंचती है। तो बेसिकली दिस नॉवल कम्स टू अस इन फाइव पार्ट्स और इन फाइव बुक्स। पांच किताबों की मदद से या पांच पार्ट्स की मदद से जो नॉवल है वो हम तक पहुंचता है। अब हर एक पार्ट के अंदर एक डिफरेंट स्टोरी, हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से डिफरेंट है। तो मैं छोटा सा आपको एक समराइज करके बता देता हूँ कि किस किस तरह से कहानी चलेगी, ताकि आपको कहानी समझते वक्त ज्यादा मुश्किल ना हो। इफ वी टॉक अबाउट पार्ट नंबर वन, तो पार्ट नंबर वन के अंदर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ वार एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटैगोनिस्ट। इन दो चीजों का इंट्रोडक्शन आपको पार्ट वन के अंदर मिलेगा। इफ यू टॉक अबाउट पार्ट नंबर टू, तो पार्ट नंबर टू के अंदर हमें जो एस्पेक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि जो प्रोटोगनिस्ट है ही हैड फॉलन इन लव विद हिज बिलव्ड। तो उसको ना अपनी बिलव्ड से, जो मीन्स के इसके नॉवल की हीरोइन होगी, उसको इससे मोहब्बत हो जाती है। तो वो जो सारे लव वाले एस्पेक्ट हम आपको पार्ट नंबर टू के अंदर मिलेंगे। इफ यू टॉक अबाउट पार्ट नंबर थ्री के अंदर आपको हॉरर्स ऑफ वॉर मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो हेनरी है वो वॉर से भागता है, डेजर्टेशन करता है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इफ यू टॉक अबाउट पार्ट नंबर फोर के अंदर जो हेनरी है
he fled away from Warfield to Switzerland. ये अपनी महबूबा बिलवर्ड कैथरीन के साथ वॉर वाली जगह से, जंग वाली जगह से भाग के स्विट्जरलैंड चला जाता है, जो कि आपके पार्ट नंबर 4 का हिस्सा हो गया। एंड दैट द एंड पार्ट नंबर 5 के अंदर हमें प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है ऑफ कैथरीन, और इसके साथ साथ कैथरीन की मौत का भी जिक्र हमें लास्ट पार्ट के अंदर मिलता है। सो दीज आर द 5 पार्ट्स। इन 5 पार्ट्स की मदद से हमें जो स्टोरी है वो पता चलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पांचों के पांचों पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो 5 एस्पेक्ट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजर वन। किसी भी स्टोरी की जो जान होती है वो उनके कैरेक्टर्स के अंदर होती है, और अर्नेस्ट हेमिंगवे ने जो कैरेक्टर्स यूज किए ना वो कमाल कर दिया। ये उसका एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से इसको फेम मिली थी। ये जो कैरेक्टर्स यूज किया करता था, ये इस तरह के कैरेक्टर यूज किया करता था कि उनको एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिटेल का पता होता था। जिस तरह उसने एक स्टोरी लिखी थी द ओल्ड मैन एंड द सी, तो उसके अंदर जो ओल्ड मैन सैंटियागो होता है, उस वो जो समंदर के अंदर मछलियां पकड़ता है, उसको हर एक मछली का नाम पता होता है। मीन्स कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का पता होता है। और ये इस राइटर की खूबी है, इस नॉवलिस्ट की खूबी है कि वो अपनी कहानियों के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो इसी तरह के इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इस कहानी के अंदर जो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे वो कुछ इस तरह के ही मिलेंगे जिनको हर एक चीज का पता होगा। तो let's discuss about the characters. So basically we will discuss around 20 characters. जी, इस कहानी के अंदर, इस नॉवल के अंदर आपको बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 20 डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ माइनर्स कैरेक्टर्स भी हैं, उनका हम गो थ्रू नहीं करेंगे। अगर आप इन 20 कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी पूरी की पूरी कहानी इसके अंदर कवर हो जाएगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर नंबर 1। अब हम कैरेक्टर नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज द प्रोटैगोनिस्ट, लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी। जी, ये आपका फर्स्ट कैरेक्टर है, हेनरी, एंड ही इज द प्रोटैगनिस्ट एज वेल एज ही इज द नरेटर। ये प्रोटैगनिस्ट भी है और ये नरेटर भी है। प्रोटैगनिस्ट किस तरह, नरेटर किस तरह, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल है। तो जो राइटर है वो अपनी ही हालात जिंदगी के बारे में जो बताते हैं वो इस कैरेक्टर के जरिए हमें पता चलती है। प्रोटैगनिस्ट भी है एंड नरेटर भी है। एंड ही इज आल्सो द एम्बुलेंस ड्राइवर। पैट्रियोटिक होने की वजह से जंग के अंदर चला जाता है और इसको जो जॉब मिलती है वो एम्बुलेंस यूनिट के अंदर मिलती है। तो ये एम्बुलेंस ड्राइवर इस कहानी के जरिए हमें पता चलेगा। और इसको शुरू शुरू के अंदर किसी भी चीज के खोने का, किसी भी चीज के लॉस होने का डर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हॉरर्स ऑफ वार बढ़ते हैं, तो इसके अंदर एक डर पैदा होता रहता है कि मेरी जिंदगी ना चली जाए, या जो मेरे डियर एंड नियर वॉन्स है वो भी मुझसे दूर ना हो जाए। तो इस तरह के जो डर है ना वो उसके ज़हन में चलते रहते हैं। बट ही डजंट वांट टू कि जो उसकी महबूबा है कैथरीन, वो भी उससे जुदा हो। तो ये जी आपका फर्स्ट कैरेक्टर। कैरेक्टर नंबर 2, कैथरीन बार्कली, एंड शी इज द हीरोइन। ये हेनरी की बिलवड है, एंड शी इज एन इंग्लिश नर्स, और ये अमेरिका के एक हॉस्पिटल में काम करती है, एक नर्स है, और यही हेनरी का ख्याल भी रखती है। शी हैज अ सो मच ब्यूटीफुल हेयर। इसके जो बाल है बड़े ही खूबसूरत हैं, और इसके जो बाल है वो एक सिंबल भी बना हुआ है ब्यूटी का। और बालों के अलावा ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो ब्यूटी के चर्चे ना पूरे नॉवल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ी सी अफसोस में रहती, क्योंकि इसका एक फियांसी था, उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन जब से इसको ये हेनरी मिला तो वो जो उसके सैडनेस के एस्पेक्ट थे, जो आसार थे, वो टोटली तौर पे खत्म हो जाते हैं। तो ये जी हमारा कैरेक्टर नंबर 2। जी, अब बात कर लेते हैं हम अपने कैरेक्टर नंबर 3 की, विच इज डॉक्टर रिनाल्डी। ये जी आपका कैरेक्टर नंबर 3। दिस कैरेक्टर इज सो मच ओवर सेक्स्ड एंड सो मच मिस्चीवियस। बहुत ही शरारती किस्म का और बहुत ही फ्लर्टी किस्म का ये कैरेक्टर है, मिस्टर रिनाल्डी या डॉक्टर रिनाल्डी। एंड ही इज द सर्जन इन अमेरिकन हॉस्पिटल। ये अमेरिका की तरफ से एक सर्जन है जो कि वॉर के अंदर मरीजों की देखभाल किया करता है। और इस कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है सो मच स्किल्ड, बहुत ही स्किलफुल कैरेक्टर है। लेकिन इसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो लड़कियों की तरफ या औरतों की तरफ ही होता है। एंड ही इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड टू हेनरी, और ये हेनरी का बहुत गहरा दोस्त भी है। कैरेक्टर नंबर 4, जो हमारे पास कैरेक्टर नंबर 4 आता है वो आता है द प्रीस्ट। एक वह नौजवान है, खूबसूरत है, एक चालाक किस्म का आदमी है प्रीस्ट, और ये लोगों को रिलीजियस तालीम दिया करता है। लोगों को रिलीजन की तरफ ये अटेंटिव किया करता है कि रिलीजन का भी आपकी जिंदगी के अंदर होना जरूरी है। और ये जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है वो हेनरी को ही करता है। तो इस तरह का जो कैरेक्टर प्रीस्ट, ये रिलीजियस टाइप का आपको इस नॉवल के अंदर देखने को मिलेगा। सो दीज आर द 4 कैरेक्टर्स। लेट्स डिस्कस अबाउट कैरेक्टर नंबर 5। जी, तो कैरेक्टर नंबर 5 है वो है जी एमिलियो।
एमिलियो ही इज अ बारटेंडर। ये सेट्रेसा एक जगह है, वहाँ पे ये एक बारटेंडर का काम करता है और इसी की इस शॉप पे या इसी के इस बार शॉप पे जो है ना वो हेनरी और कैथरीन दोबारा मिलते हैं, रीयूनाइट होते हैं और ये उनको भगाने में उनकी मदद भी करता है एमिलियो। जी, तो कैरेक्टर नंबर जो 6 हमारे पास वो आता है हेलन फर्गसन। शी इज द नर्स एंड शी इज वर्किंग इन अमेरिकन हॉस्पिटल एंड शी इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड टू कैथरीन। ये भी एक नर्स है और जहाँ पे कैथरीन काम कर रही होती है ये भी वहीं पे काम कर रही होती है और ये कैथरीन की बहुत ही गहरी दोस्त है। जिस तरह से कैथरीन कहती है ये भी उसी तरह से करती है। सो दिस इज द कैरेक्टर नंबर 6। इफ यू टॉक अबाउट कैरेक्टर नंबर 7, तो कैरेक्टर नंबर जो 7 है हमारे पास वो आते हैं जी मिसेस गेज। शी इज आल्सो अ नर्स बट शी इज वर्किंग इन मिलान। अमेरिकन नर्स है, इंग्लिश नर्स है, लेकिन ये जो काम कर रही है वो मिलान हॉस्पिटल के अंदर कर रही है एंड शी इज हेल्पिंग हेनरी फॉर रिकवरी। जो हेनरी होता है वो उसकी तबीयत नहीं ठीक होती, इंजर्ड हो जाता है तो उसकी सेहत याबी के लिए उसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मदद करती है मिसेस गेज। सो दिस इज द कैरेक्टर नंबर 7। अब हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टर नंबर 8, मिस वैन कैम्पन। मिस वैन कैम्पन शी इज़ द सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑल नर्सेस। अमेरिकन हॉस्पिटल के अंदर या अमेरिका की जितनी भी नर्सेज होती हैं उन सब की जो सुपरिटेंडेंट है वो मिसेस वैन कैम्पन। शी इज़ सो मच स्ट्रिक्ट, शी इज़ सो मच अनप्लेजेंट एंड शी इज़ सो मच कोल्ड। ये बहुत ही गुस्से वाली, बहुत ही रौब वाली और बहुत ही खुश नाखुशगवार सी जो औरत है वो आपको इस के ज़रिए देखने को मिलेगा। जी, तो अब हम बात करते हैं जी अपने कैरेक्टर नंबर 9 की व्हिच इज़ डॉक्टर वैलेंटिनी। अब जो कैरेक्टर है हमारे पास वो डॉक्टर वैलेंटिनी है। डॉक्टर वैलेंटिनी एक इटालियन सर्जन है, इटालियन डॉक्टर है एंड ही कम्स टू अमेरिकन हॉस्पिटल और ये आके मशवरा देता है कि जो हेनरी है इसकी जो टांग का जो ऑपरेट होगा वो 6 महीने के बाद होगा। तो 6 महीने के लिए जो हेनरी को है ना वो इंतज़ार करना पड़ेगा। किस तरह का जो सजेशन वो अमेरिकन हॉस्पिटल के अंदर आके डॉक्टर वैलेंटिनी दूसरे डॉक्टर्स को या नर्सेस को देते हैं। कैरेक्टर नंबर 10 जो हमारे पास आता है वो आता है जी काउंट ग्रेफ। काउंट ग्रेफ इज 94 ईयर्स ओल्ड। ये 94 ईयर ओल्ड का एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक, बहुत ही समझदार, बहुत ही मैच्योर और बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप का जो बंदा है वो हमें मिलता है। हेनरी का जो कैरेक्टर के हमें एस्पेक्ट्स हैं वो इस कैरेक्टर्स के थ्रू भी मिलता है और हेमिंग्वे ने किस तरह से कैरेक्टर्स का यूज किया बेसिकली हमें इस कैरेक्टर के थ्रू मिलेंगे। जी, जो कैरेक्टर नंबर 11 है वो हमारे पास है इतोरे मोरिटी। थोड़ा सा डिफरेंट नेम है बट ही इज एन अमेरिकन सोल्जर। जिस तरह हेनरी एक अमेरिकन सोल्जर है और वो इटली की तरफ से लड़ा है, इसी तरह ये भी एक अमेरिकन सोल्जर है जो कि सैन फ्रांसिस्को से आया हुआ है और ये इटली का साथ दे रहा है। क्योंकि अमेरिका को होता है तो अमेरिका के जो लोग हैं वो इटली का साथ दे रहे हैं, तो ये सैन फ्रांसिस्को से आया हुआ है और ये इटली का साथ दे रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास जीनो। जीनो इज अ यंग इटालियन। ये एक नौजवान होता है जिसकी मुलाकात हेनरी से एक गांव के अंदर होती है और इसके अंदर ना पैट्रियोटिक स्पिरिट बहुत ज्यादा होती है इस नौजवान के अंदर। एंड ही सेज कि ये जो इटली है ये हमारे आबाओ अजदाद की जगह है और ये बहुत पाक जगह है। हम किसी भी कीमत पे इसको खोएंगे नहीं। हम पूरी हिम्मत, पूरे हौसले, पूरे जोश जज्बे जज्बे से इस लड़ाई को जीतेंगे। तो इस तरह की जो पैट्रियोटिक स्पिरिट है वो जीनो के अंदर पाई जाती है। नाउ इट्स कैरेक्टर नंबर 13। कैरेक्टर नंबर 13 इज राल्फ साइमंड्स। ये एक स्टूडेंट होता है। जब हेनरी जंग से भाग रहा होता है तो ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु मीट्स हेनरी। ये रास्ते में हेनरी को मिलता है और ये हेनरी को कुछ क्लॉथ देता है, सिविलियंस क्लॉथ, ताकि वो ना फौज से, आर्मी से आराम से ना भाग सके एंड ही बिकम्स द क्लोजेस्ट फ्रेंड टू हेनरी और ये हेनरी का बहुत अच्छा दोस्त भी बन जाता है। Next character, character number 14, and character number 14 is Bonello. Bonello is also an ambulance driver. हेनरी की तरह ये भी एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है लेकिन ये हेनरी से नीचे वाला स्टेटस पे होता है। ये हेनरी की कमांड के ऊपर काम कर रहा था। जिस तरह हेनरी हुक्म देता है बोनेलो उसी तरह से किया करता है। कैरेक्टर नंबर 15 इज द माइनर वन, द बार्बर। हेनरी के बाल वगैरह शेविंग के लिए जो एक बार्बर हायर किया होता है तो उसको द बार्बर के नाम से इस नॉवल के अंदर डाला गया। जी, द करेक्टर नंबर 16 इज मिसेस वॉकर। मिसेस वॉकर इज आल्सो अ नर्स। जहाँ पे मिसेस गेज मिलान हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही होती है ये भी नर्स वहीं पे काम कर रही थी बट शी इज सो मच एंजियस। बहुत ही परेशान, बहुत ही उदास, बहुत ही मायूस सी ये जो नर्स है ये पूरे नॉवल के अंदर आपको इसकी मायूसी के एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे। क्रोवर रॉजर्स एंड ही इज एन अमेरिकन सोल्जर। एक अमेरिकन सोल्जर होता है जो खुद को ही इंजर्ड कर लेता है व्हाइल ही वाज रिमूविंग हिज कैप। अपनी कैप उतारते वक्त पता नहीं किसी चीज से ना ये खुद को इंजर्ड कर लेता है। ये एक अमेरिकन सोल्जर होता है जिस तरह हेनरी होता है।
नेक्स्ट करेक्टर इज करेक्टर नंबर 18 इज मिस्टर मेयर। और मिस्टर मेयर कौन है जी? मिलान के अंदर कुछ हॉर्स रेसेस होती हैं, तो ये ना उनका एक शेडी फिक्सर होता है, ये एक फिक्सर होता है जो कि रेस को फिक्स किया करता है। द नेक्स्ट करेक्टर इज आइमो। आइमो इज एम्बुलेंस ड्राइवर एज वेल। लेकिन इसकी जो मौत होती है रीट्रीट वक्त, जब इटालियन रीट्रीट कर रहे होते हैं तो फ्रेंडली फायर के अंदर है ना इसकी मौत हो जाती है। एंड द लास्ट करेक्टर्स आर द सर्जन्स। सर्जन्स बहुत ज्यादा होते हैं और इनको जो लिफ्ट देता है वो बनेलो देता है। वाइल इटाली इटली वाज रिट्रीटिंग, रिट्रीट करते वक्त जो इटली के लोग होते हैं वो भाग रहे होते हैं, तो जो सर्जन्स होते हैं वो भी भाग रहे होते हैं, तो जो बनेलो होता है ना वो इन सर्जन्स को लिफ्ट देता है। सो दीज आर द 20 कैरेक्टर्स। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना के इनको रख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से कैरेक्टर्स की समझ आ जाए। कैरेक्टर समझने बहुत ज़रूरी होते हैं, उनका जो रोल होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि एक ड्रामा प्ले नॉवल के अंदर वो क्या किरदार अदा करें, तो जो कहानी होगी वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज थीम्स। अब हम थीम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। So the very first theme that we have is the major one, horrors of war. वार की जो खराबियां होती हैं, वार के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, वार की जो परेशानियां होती हैं, वार की जो मुसीबतें होती हैं, जो वार के नुकसानात होते हैं, वो सारे के सारे इस थीम के गिर्द घूम रहे होते हैं। द हॉरर्स ऑफ वार। नंबर 2 इज लव एज रिफ्यूज। मोहब्बत जो होती है वो एक पनाहगाह के तौर पर होती है। डेफिनेटली जी जो हेनरी होता है वो जंग के अंदर होता है, एम्बुलेंस चला रहा होता है, तो उसको ना इस तरह के एस्पेक्ट देखते मीन्स कि वो खून खराबा देखता है, परेशानियां देखता है, डिजास्टर देखता है, लेकिन जब वो कैथरीन को देखता है तो उसके जहन के अंदर सुकून मिलता है, उसको तसल्ली मिलती है, उसकी मोहब्बत के जो एस्पेक्ट है वो आना शुरू हो जाता है, तो उसको वो दूसरी जो चीजें में इतनी ज्यादा बॉदर नहीं करते। तो जो लव का एस्पेक्ट है वो आपको एक रिफ्यूज के तौर मीन्स के दूसरी चीजों से आपको पनाहगाह के तौर पे लिया जा सकता है। नंबर 3 इज लॉस एंड डेथ। डेफिनेटली जो पूरा का पूरा नॉवल है वो वॉर के ऊपर हो रहा है, तो जहाँ पे वॉर होगी वहाँ पे ब्लड शेड होगा, जहाँ पे ब्लड शेड होगी वहाँ पे डेथ भी होगी और वहाँ पे चीजों का लॉस भी होगा, तो ये भी आपके एक थीम देखने को मिल सकता है। एंड द लास्ट वन इज करेज एंड सर्वाइवल। डेफिनेटली जितनी आप करेज दिखाएंगे उतनी ही ज्यादा आप सर्वाइव करेंगे। अगर कंडीशन इस तरह की हो, सूरत हाल इस तरह की हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू शो द करेज। आपको हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, हिम्मत दिखाएंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सो दीज आर द 4 थीम्स विच आर द पार्ट ऑफ दिस नॉवल, और इन 4 थीम्स की गिर्द ही पूरी पूरी कहानी घूम रही है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकंड लास्ट एस्पेक्ट, दैट इज सिंबल। अब हम डिस्कस करते हैं जी आपके सिंबल्स को। सो द वेरी फर्स्ट सिंबल इज रेन। जो आपको सबसे पहला सिंबल मिलेगा वो रेन का मिलेगा। रेन सिंबलाइजेज डेथ। जो रेन है वो आपकी डेथ को, आपकी मौत को सिंबलाइज करती है। लास्ट पे जब कैथरीन की मौत होती है तो वो बेसिकली बारिश के अंदर ही होती है, जिसकी वजह से जो बारिश है वो आपके मौत का मौत के एस्पेक्ट को, मौत को सिंबलाइज करती है। सेकंड वन वी हैव इज रिवर। रिवर जो सिंबलाइज करता है वो आपके एस्केपिज्म को करता है, या आपके सर्वाइवल को करता है, या आपके बचाव को करता है। मीन्स के जंग से जो लोग भागते हैं, भाग रहे होते हैं, वो रिवर के थ्रू भाग रहे होते हैं ताकि उनको कोई पीछा ना कर सके। सिंबल नंबर 3 इज कैथरीन्स लॉन्ग हेयर। कैथरीन्स लॉन्ग हेयर के जो सिंबलाइज करता है वो खूबसूरती को, मोहब्बत को, प्यार को करता है। एंड द लास्ट सिंबल इज वॉर वोंट। जंग के अंदर जो जख्म होते हैं वो आपकी परेशानियों को, तकलीफों को, दुखों को, डिफिकल्टीज को, इस चीज को सिंबलाइज करते हैं। तो ये थे जी आपके 4 सिंबल्स जो आपके इस नॉवल के अंदर डिस्कस किए गए। एंड द लास्ट वन मोटिव्स। मोटिव्स का डेफिनेशन हम काफी दफा कर चुके हैं। अब डायरेक्टली देख रहे हैं मोटिव इसके अंदर क्या चीज है, तो इसके अंदर 2 मोटिव्स आपको मिलेंगे। नंबर 1 इज ड्रिंकिंग, शराब का, और नंबर 2 इज अबाउट द वेदर। जो मौसम है ना, सिचुएशन के हिसाब से मौसम चेंज होता रहता है। जिस तरह बारिश का एस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा जो कि मौत को सिंबलाइज करता है, इस तरह मौसम भी इस नॉवल के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर द 9 थिंग्स। ये थी 9 चीजें जो हमने इस नॉवल के अंदर डिस्कस कर दी हैं। इनको अच्छे से देख लीजिए, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से जेहन में बिठा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे तब आपको जो स्टोरी वो मजेदार भी लगेगी और आपका स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। ये थी जी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने इन चीजों को डिस्कस कर दिया। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई होंगी तो काइंडली just like this video and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Have a nice day to all of you. अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो।